हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है हमारी लेक्चर सीरीज़ नाइन्थ क्लास इंग्लिश के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, हमने पोइट्री सेक्शन उठाया था और इसके साथ ही हमने जो पहला चैप्टर है पोइट्री का, यानी चैप्टर नंबर 8, उसको हमने ख़त्म किया। और हमने फिर जो नाइन्थ चैप्टर है टू ब्लॉसम्स, उसको भी हमने पढ़ा अच्छी तरह। आज इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड हैं। जो वर्ड यहाँ पर मुश्किल वर्ड हैं, हार्ड वर्ड हैं, जिनको यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, तो हम उनको समझेंगे क्योंकि ये वर्ड जो हैं ये पोइम के अंदर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्लेज। ठीक है, प्लेज का मतलब होता है फॉर्मल प्रॉमिस, यानी जब कोई बंदा सीरियस हो किसी बात को लेकर और वहाँ पर कोई बंदा प्रॉमिस करता है तो उसको हम कहते हैं प्लेज। ठीक है ना। ब्लश होता है कि जब कोई बंदा किसी ऐसी सिचुएशन में हो, एम्बेरसमेंट में हो, तो उसका जो फेस होता है वो पिंक हो जाता है। जब बंदे को कोई ऐसी जब फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कोई बंदा जो है वो कभी शर्मा जाता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना, तो उसका जो फेस होता है वो अचानक से उसका कलर चेंज होता है, पिंक कलर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो ब्लश हो गया। ठीक। फिर वो यहाँ पर लीव्स। देखो, लीव्स का असल जो मतलब होता है वो पत्ते होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो पोएम को अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है लीव्स, ये एज ए सेंटेंस के अंदर यूज्ड एज पन। ठीक है ना, सेंटेंस के अंदर पन के तौर पे यूज़ किया गया है। पन का मतलब होता है कि किसी वर्ड या फ्रेज़ को यहाँ पर यूज़ करके उसका जो सेवरल मीनिंग होते हैं, कुछ मीनिंग होते हैं, उनको समझाने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो साउंड होती है पोएम के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए कभी कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो उनमें से कोई एक मीनिंग दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लीव्स का मतलब जो लिया गया है कि जिस तरह बुक के लीव्स से जो 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 फूल हैं, फ्लावर हैं, उनके लीव्स को बुक के पेजों से, यानी बुक के जो लीव्स होते हैं, बुक के पेज जो होते हैं, उनसे कंपेयर किया है। ठीक। और इस तरह साउंड का जो मसला था लाइन के अंदर, वो भी बैलेंस हो गया। ठीक। फिर ब्रेव का मतलब यहाँ पर है ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्रेव का मतलब बहादुर भी होता है। ब्यूटीफुल पोएम के अंदर एज ए ब्यूटीफुल यूज़ किया गया है। ठीक। प्राइड का मतलब होता है यूथ, यानी प्राइड का मतलब होता है यूथ। ओके। फिर ग्लाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो विदाउट नॉइज़ और विदाउट एनी एफर्ट वो चीज़ सुरकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सरकती है, तो उसको हम कहते हैं कि उसने वो चीज़ ग्लाइड करती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से कब्र की ओर, यानी उसका जो ग्रेव है उसकी ओर, वो आहिस्ता 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 से चलता है, सरकता है, फिर एकदम टाइम आता है कि वो कब्र के अंदर चला जाता है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि वो उसने ग्लाइड किया, यानी वो ग्लाइड लाइफ से ग्रेव की ओर ग्लाइड करना। ठीक। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड। अब चलते हैं हम अपने जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वे आर द ब्लूजम्स प्लेज टू द फ्रूटफुल ट्री, यानी फ्रूटफुल ट्री के साथ ब्लूजम्स जो हैं वो किस वे में प्रॉमिस करते हैं, किस वे में वो प्रॉमिस करते हैं, फॉर्मल प्रॉमिस करते हैं। जिस तरह ये पहली जो लाइन थी पोएम के अंदर, हमने इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया था। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। ठीक है ना, यानी किस तरह जो फ्रूटफुल ट्री हैं, फ्रूटफुल ट्री का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे ट्री जो ये क्या कहते हैं उनको, फल देते हों। ठीक है ना, मतलब मेवा देते हों, ऐसे ट्रीज़। ठीक है ना। अब आपने देखा होगा उन ट्रीज़ के ऊपर कभी कभी फूलों को, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ये नाशपाती ट्री है। ठीक है, नाशपाती ट्री में जब नाशपाती उगते हैं, उनसे पहले, नाशपाती उगने से पहले बहुत सारे फूल, वाइट वाइट फूल उगते हैं, जिनको हम ब्लूजम्स कहते हैं। इस तरह चेरी जो ट्री होता है उसमें भी आप देखोगे, वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे फूल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक टाइम आता है कि ये फूल जब सामने आते हैं, तो कुछ ही टाइम के बाद वो फूल जो हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो फूल गिरकर एक नई जो मेवा होता है उसको जन्म देते हैं। ठीक है ना। तो यही उनका प्लेज है कि उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाई किया एक नए मेवे के लिए, एक नए फल के लिए। ठीक है ना। तो इसी को हम कहेंगे कि इस जो ब्लूज़म से उन्होंने फ्रूट के साथ जो वफा की, जो प्रॉमिस किया, जो वादा निभाया, वो यही था कि उन्होंने
फ्रूटफुल ट्री पर जो फल होंगे उन के लिए अपने आप को सेक्रीफाई किया और बहुत कम टाइम वो रहकर फेड अवे हो गए, चले गए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें व्हाट इज़ द पोइट्स विश अबाउट द ब्लूजम्स। देखो हमने पीडीएफ भी बनाया है, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। 1 मिनट प्लीज़। देखो ये है पीडीएफ। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, मैंने जो आपको बताया बिल्कुल वही, एक हेल्थी फ्रूट को पैदा करने के लिए जो ब्लूम्स हैं, जो ब्लूजम्स हैं, वो कम टाइम ही ब्लूम होए, शॉर्ट टाइम के लिए ही वो सामने आए, शॉर्ट टाइम के लिए ही वो ब्लूम हो पाए, वो निखर पाए, ठीक है ना। उसके बाद वो फेड अवे हो गए, या हम कहेंगे वो फाल हो गए, गिर गए, ताकि एक हेल्थी फ्रूट पैदा हो सके पेड़ के ऊपर, ठीक। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोइट्स विश अबाउट ब्लूजम्स, यानी पोइट की क्या विश है ब्लूजम्स को लेकर, फूलों को लेकर, ठीक है ना। देखो पोइट जो है वो कहता है कि फूलों से कहता है कि तुम काश तुम लॉन्ग टाइम तक जीते, लंबे अरसे तक तुम जी पाते, तुम्हारी जो ताकि तुम जेंटल स्माइल, ब्लश एंड जेंटल स्माइल आप करते, और उसके बाद आप चले जाते, ठीक है ना। यानी आप लंबे टाइम तक रहते, आप खुशबू देते, आप निखरते अच्छी तरह अपने आप को, जो मतलब हम कहेंगे इसको यहाँ पर स्माइल से तशबीह दी है उसने, स्माइल से उसको कंपेयर किया है कि आप फूलों को, स्माइल का मतलब हम यहाँ पर लेंगे कि फूल जो हैं वो खुशबू दें, वो अपनी जो फ्रेगरेंस है वो दें, ठीक, ताकि लंबे टाइम तक वो रह कर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग वाई डू यू फॉल सो फास्ट, यानी पोइट का मतलब वाई डू यू सो फॉल सो फास्ट कहने से क्या मतलब है पोइट का, पोइट क्या कहना चाहता है। देखो पोइट जो है वो, उसका मतलब वाई डू यू फॉल सो फास्ट से कहने का उसका मतलब यह है कि वो ब्लूज़म से कहता है कि आप इतने कम टाइम के लिए ही ठहरे, इतने कम टाइम के लिए ठहरे, उसके बाद इतने जल्दी आप क्यों चले गए, आप इतने जल्दी फेड अवे क्यों हो गए इन नो टाइम, ठीक। अभी आपके पास टाइम था, आप रहते, आप ब्लश करते, आप जेंटल स्माइल करते, आप फ्रेगरेंस देते, ठीक है ना, लेकिन आप इतने जल्दी चले गए। तो यही मतलब है कि पोइट जो है वो नाराज़ है यहाँ पर फूलों पर, वो नाराज़ है कि वो इतने कम टाइम के लिए आए और इतने जल्दी वो चले गए, ठीक। अभी उनकी ज़िंदगी थी, अभी उनकी लाइफ थी, वो जीते यहाँ पर, वो इन्जॉय करते अपनी लाइफ को, लेकिन वो चले गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर ह्यूमन लाइफ टू ब्लॉसम्स, यानी सॉरी वाई है ना, यहाँ पर वाई पूछा है क्यों, यानी जो पोइट है उसने ह्यूमन लाइफ को ब्लूज़म से क्यों कंपेयर किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बिल्कुल ब्लूज़म्स की तरह ही होती है, यानी वो फूलों की तरह ही है। जिस तरह फूल जो हैं वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो हाँ, पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर वो खुशबू देते हैं, फिर अपने पूरी आब व ताब के साथ हम जिसको कहेंगे वो चमकते, वो चार्म होते हैं, वो फ्रेगरेंस देते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह इंसान जो है वो भी पहले पैदा होता है, फिर वो अपनी जवानी में जाता है, ठीक है ना, जब उसका यूथफुल जो स्टेज होता है लाइफ का, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हम कहेंगे एक किस्म का ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसके बाद वो आस्ता आस्ता गृह की ओर ग्लाइड कर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। सिमिलरली लाइक ब्लूजम्स, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि नेम सम ब्लूजम्स ट्री इन योर स्टेट, यानी जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसके अंदर कुछ ब्लूजम्स ब्लूमिंग्स ट्री, ऐसे ट्री आप बताओ जिन जो ब्लूजम्स ट्री जिनको हम कहेंगे जो ब्लूजम्स ब्लूमिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ट्री हमारे पास बहुत सारे हैं, जिनमें पलाश ट्री एक आता है, एप्पल ट्री यानी सेब का, सिल्क फ्लॉस ट्री, चेरी ट्री, ये कुछ ऐसे ट्री हैं जो ब्लूमिंग्स करते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। आपने अपने आसपास देखा होगा नाशपाती का पेड़ भी देखा होगा, एप्पल का पेड़ भी देखा होगा, यानी जब एप्पल यानी सेब जो है जब उस पेड़ के ऊपर उगते हैं, उससे पहले, सेब उगने से पहले आप फूल देखते होंगे, उन्हीं को हम ब्लूजम्स कहते हैं। जिस तरह चेरी जो होते हैं, चेरी ट्री, ठीक है ना, उनके ऊपर भी कुछ, उस ट्री के ऊपर भी कुछ जो फूल हैं वो उगते हैं, फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं और फिर जो चेरी होते हैं वो वहाँ पर पैदा होती हैं।
इस तरह हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पिटी रेफर टू इन सेकंड स्टेंजा, यानी जो सेकंड स्टेंजा है हमारे पास, इसके अंदर जो वर्ड पिटी है इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ से को रेफ़र किया गया है, ये किस चीज़ से रेफ़र किया गया है इसको। ठीक, देखो पिटी जो है, पिटी का मतलब होता है अफसोस करना, ठीक है ना, अफसोस करना है किसी चीज़ के ऊपर। इसका जो है ये पोइट जो है वो काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है। वो नेचर्स के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है कि नेचर्स क्वालिटी ऑफ शेडिंग इटसेल्फ बाय गिविंग बर्थ टू द न्यू थिंग, यानी वो इतना दुखी है कि देखो जो फूल हैं, ब्लूम्स हैं, उनकी ये नेचुरल क्वालिटी है कि वो अपने आप को शेड करते हैं, यानी अपने आप को गिरा देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, एक नई चीज़ को बर्थ करने के लिए, एक नई चीज़ को जन्म देने के लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। यानी ब्लूज़म्स जो हैं वो एप्पल को, या हम कहेंगे नाशपाती को, या हम कहेंगे सिंपली वो किसी फ्रूट को जन्म देने के लिए, फ्रूट को बर्थ देने के लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, अपने वजूद को ख़त्म कर देते हैं। ये पोइट इस चीज़ के ऊपर बहुत नाराज़ है, सैड है कि ये नेचुरल क्वालिटी क्यों है फूलों की, फूल क्यों नहीं लॉन्ग अरसे तक, लॉन्ग टाइम तक जी पाते। ठीक, इस तरह आगे जो यहाँ पर अगर हम देखें टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो सेकंड सेक्शन है लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइस, यानी इसको आपको समझना, ये जो सेक्शन पोर्शन है इसको पढ़कर आपको एक किस्म का जो आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा होगी लिटरेरी, यानी आपके अंदर लिखने की एक सलाहियत पैदा होगी, क्योंकि आपको खुद ही लिखना है। ठीक है ना, आपको पोएम के अंदर ढूंढना है, ढूंढ कर उसके बाद आपको क्वेश्चन जवाब देना है। देखो पहले यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग बताया है। देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी आर नोशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली इन आर्ट और लिटरेचर। देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि ये कुछ मतलब ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की होती है। ठीक है ना, या हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग की जो एब्स्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल जिस तरह डेथ होती है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ना। फिर इस तरह ब्यूटी जो होती है भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यानी ऐसी चीज़ जो दिखाई ना दे। डेथ, मौत जो है वो दिखाई देती है, खूबसूरती जो है दिखाई मत देती है वो। ठीक है ना, इस तरह हमारे पास और भी वो जो चीज़ें होती हैं जो हम जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी जो इंसान के अंदर होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी जो है वो उसी उसके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, पर्सनिफिकेशन कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो ह्यूमन की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना, उनको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। और या हम कहेंगे यहाँ पर ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और नोशन एज ह्यूमन स्पेशली इन आर्ट ऑफ लिटरेचर, यानी ऐसे वर्ड जो है आर्ट और लिटरेचर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। यानी जब कोई चीज़ हम लिखते हैं या किसी चीज़ का हम कोई ऐसा आर्ट बनाते हैं, या कुछ ऐसी हम कोई ऐसा हम नावल लिखते हैं, या फिर हम कोई ऐसी पोएम लिखते हैं, तो उसके अंदर कुछ वर्ड हम ऐसे यूज़ करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ की जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन अब पूछता है कि व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोएम, पोएम के अंदर क्या पर्सोनिफाइड है। देखो पोएम के अंदर जो वर्ड हैं पर्सोनिफाइड हम ढूंढेंगे यहाँ पर क्या क्या है। पहले तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पर नेचर, 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास डेथ कहीं आपको मिलेगा। डेथ जो है ये एक पर्सनिफिकेशन है। ठीक, फिर पर्सनिफिकेशन वर्ड है। ओके, फिर इस तरह हमारे पास यहाँ पर और भी एक वर्ड था, 1 मिनट में ढूंढता हूँ उसको। हाँ, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्ड डेथ इटसेल्फ यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हम देखें जो यहाँ पर आप देखोगे इसको अगर पढ़ेंगे दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, इसका मतलब ये होता है कि ग्लाइड इनटू, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की ओर सरक जाते हैं, इसका मतलब होता है डेथ ही। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। इस तरह अगर हम देखें लाइफ, यहाँ पर अगर आप इस स्टेंजा को पढ़ोगे, इस स्टेंजा को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि यहाँ पर लाइफ के बारे में बात हो रही है। स्टेंजा वाई डू दे फॉल सो फास्ट, योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट, ये लाइफ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। फिर यहाँ पर वैसली जो बात हो रही है ब्लूज़म्स के बारे में, यानी मेंस की जो इंसान की जो लाइफ है वो ब्लूज़म्स के साथ मैच करती है, तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है इंसान की। ठीक है ना, सो ये था हमारा ये वाला पोर्शन। अब हम चलते हैं
डिस्कशन की तरफ। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ? डू यू थिंक लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन दो शॉर्ट? यानी पहले हमें पूछता है कि आपका क्या आइडिया है ब्यूटीफुल लाइफ का, यानी ब्यूटीफुल लाइफ क्या होती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उसके बाद पूछता है हमें कि क्या आपको लगता है कि जो ब्यूटीफुल लाइफ है अगर वो शॉर्ट हो यानी छोटी लाइफ हो, क्या वो भी ब्यूटीफुल हो सकती है, वो भी खूबसूरत हो सकती है छोटी ज़िंदगी? तो हम इसका यहाँ पर आंसर दिया है हमने। देखो ब्यूटीफुल लाइफ जो है वो एक हम उसको कहेंगे कि ये एक बहुत ही कीमती चीज़ होती है। लाइफ का ज़िंदगी का खूबसूरत होना ही सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा अगर किसी की ज़िंदगी झंड हो, किसी की ज़िंदगी बिल्कुल उसमें दुख परेशानियां हो, तो उसको हम ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, उसको हम खूबसूरत नहीं कह सकते। देखो ब्यूटीफुल जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के ज़ाहिर से, यानी उसके कपड़े अच्छे हों, उसके पास गाड़ियाँ हों, बंगला हो, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि इसकी लाइफ ब्यूटीफुल है। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आउटर अपेयरेंस जो मेन की है वो सिर्फ यहाँ पर एम्प्लाइज नहीं करती है कि ये इंसान, इस इंसान की ज़िंदगी जो है ये खूबसूरत है, खुशहाल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बल्कि खुशहाल उस इंसान की ज़िंदगी होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाए, दूसरों की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाए। अब हमें यहाँ तक तो आंसर मिल गया। अब आगे जो है इसमें पूछा है कि डू यू थिंक लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन दो शॉर्ट? यानी आपको लगता है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो ब्यूटीफुल हो सकती है, क्यों ना वो शॉर्ट हो, क्यों ना वो छोटी हो। हाँ बिल्कुल, लाइफ यहाँ पर जो है शॉर्ट यानी टाइम का यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है लाइफ का ब्यूटीफुल होने के लिए। देखो अगर कोई बंदा 20 साल जीता है, ठीक, लेकिन अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखा, ठीक है ना, दूसरों की ज़िंदगी को भी उसने आबाद किया, तो उसकी लाइफ भी खुश हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल जिए, 100 साल जिए, 200 साल जिए, नहीं। वो जितना टाइम भी ज़िंदगी के अंदर रहा, अगर उसने उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया, उस टाइम को खासकर अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ के अंदर भी उसने खुशियाँ लाने की कोशिश की, ठीक है ना, उसने चैरिटी की, उसने सोशल वेलफेयर काम किए, उसने एक दूसरे की हेल्प की, मदद की, गरीबों की मदद की, उसने मोहताजों को, ज़रूरतमंदों की मदद की, उसने अगर जो मतलब उसके पास अगर पैसा है तो उसने गरीबों को उसमें से हिस्सा दिया, ठीक है ना, तो उसकी लाइफ भी ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी लाइफ जो है ये खूबसूरत लाइफ है, खुशहाल लाइफ है, क्योंकि वो लोग उसको रिवार्ड में प्रेयर देंगे, उसको दुआ देंगे, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, ठीक। इट इज़ वी इट इज़ वी हु शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट वी हैव एंड ओनली देन वी लीड टू ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है ना। यानी जो खूबसूरत ज़िंदगी होती है वो हम ही हैं, हम ही खूबसूरत ज़िंदगी को बना सकते हैं और हम ही ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हैं, हम तक है, ठीक है ना। अगर हम अच्छे काम करेंगे, गुड डीड्स करेंगे, तो हमारी लाइफ जो है वो खूबसूरत बन जाएगी। अगर हम बुरे काम करेंगे, बैड डीड्स करेंगे, तो हमारी लाइफ जो है वो बुरी बन जाएगी, जंड हो जाएगी सिंपली। ओके, सो ये था हमारा आज का जो लेक्चर, जिसमें हमने जो टू ब्लूज़म्स की तमाम एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, और आई होप कि आपको जो भी इसमें क्यूरीज है, कोई भी इसमें क्वेश्चन है, तो आप हमें मेल पर पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अब हम नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ सजेस्ट की है, यानी आप ऐसी एक और पोएम है रॉबर्ट हैरिक की, गैदर दे रोज बर्ड्स, और दूसरी है विलियम वॉर्थ की डैफोडिल्स, ठीक है ना। इसको भी आप पढ़िए, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ सिमिलर आइडिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ब्यूटी, जो जॉन एडवर्ड मेसफील्ड ने लिखी है। ये भी बहुत खूबसूरत पोएम है, इसको भी हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।